नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज रण क्षेत्र के साथ मैं पहुंचा हूं यहाँ पर। यह जो इलाका है ये कोटद्वार है। कोटद्वार में हम पैलेस कैलाश पैलेस में भी यहाँ पर है। कैलाश पैलेस के ऊपर टेरिस में यहाँ पर बैठे हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के लोग यहाँ पे हैं। दोनों के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि ये रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में कुछ सामान्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज अनिल बलूनी बीजेपी की तरफ से है और कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल यहाँ पर प्रत्याशी है। आज अमित शाह की यहाँ पर रैली हुई थी और रैली के बाद लोगों से जो हमने बात की और उस रैली के बाद लोग जब यहाँ पर रेस्टोरेंट में आए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है यह भी हम आपके पास लेकर के आएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जो पार्टी पदाधिकारी हैं, इसके अलावा बीजेपी के जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ है और सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो रिजल्ट्स आए थे क्या वो रिजल्ट कंटिन्यू करेंगे, क्या जो मार्जिन था जीत हार का वो जीत हार का मार्जिन बढ़ेगा, बराबर रहेगा या खेल कुछ अलग उल्टा होगा। चलते हैं सीधा, सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के पास। बीजेपी का हमारे बाईं तरफ जो हमारी टेबल लगी हुई है उस पर बीजेपी के लोग हैं। हमारे दाएं तरफ जो टेबल आप देख रहे हैं चंदन, एक तरफ हमारे दाएं तरफ जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में दिखाया। दाएं तरफ जो लोग बैठे हुए कांग्रेस के लोग हैं, हालांकि उसमें रोशन गौर वरिष्ठ पत्रकार है, यहीं के हैं, लोकल हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हर एक चैनल में जाते रहते हैं, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस के रूप में इन्हें आप कंसीडर बिल्कुल मत कीजिएगा। हम सीधा चलते हैं यहाँ पर बीजेपी के पास, पहले बीजेपी के बाद उसके बाद कांग्रेस के पास आएंगे। जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ बीजेपी के। बताएं सर, आज जिस तरीके से लोग जो है यहाँ पर आज रैलियों में आज आए थे, जो भीड़ देखने को मिली थी, भीड़ को देखने के बाद से आपकी प्रतिक्रिया पहली क्या है? निश्चित रूप से आज जन सैलाब था, भीड़ नहीं थी, जन सैलाब था। और ये केवल आज के ही कार्यक्रम में नहीं हो रहा है बल्कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जा रहे हैं और बहुत प्यार लोगों का मिल रहा है। इसके कारण है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कोई वर्ग कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई वर्ग कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पे काम नहीं हुआ है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय अनिल बलूनी जी जो कि आज लोकसभा सांसद अब चुने जाएंगे, उससे पूर्व उन्होंने इस गढ़वाल के लिए बहुत कुछ किया है। तो हो भी क्यों ना, जब आज आदरणीय अमित शाह जी की रैली थी तो हम लोग मंच से देख रहे थे कि ऐसा हुजूम लग रहा था कि जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल, मोदी 400 पार का नारा लगाने के एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 के पार। और जो लोग यहाँ भीड़ को देख करके आ रहे थे, हालांकि पार्टी के पदाधिकारी हैं बीजेपी की तरफ से ही बोलेंगे, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो बीजेपी की जो नारा है 370 पार और 400 एनडीए 400, क्या कहेंगे, ये अचीवेबल है? जो बीजेपी अपनी भीड़ का दावा कर रही है और 400 पार का दावा कर रही है, ये एक मिथ्या दावा है। आपने अभी पूछा कि एक बड़ा जन सैलाब था। मैं जन सैलाब उसको कहूँगा कि जो लोग अपने वाहनों से, अपने संसाधनों से और अपने स्वयं के अथक प्रयासों से किसी नेता को, राष्ट्रीय नेता को, क्षेत्रीय नेता को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए पहुंचेंगे। आज जो भीड़ तंत्र आपने देखा वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था। 90 बसें लगाई गई थी और क्या कहते हैं, बिल्कुल टास्क दिया गया था सरकारी कर्मचारियों को भी। अपना परिचय बताएं पहले आप। मैं अनिल खंथवाल, विधि प्रकोष्ठ का महासचिव हूँ, प्रदेश महासचिव। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे प्रत्याशी गोदियाल जी की जो भीड़ थी, आप उसमें देखते किसी भी उसको वोटर को, किसी जनता को किसी वाहन से नहीं लाया गया। इतना बड़ा जन सैलाब था। लेकिन मैं यहाँ सुबह से हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो कोई वाहन ऐसा दिखा नहीं जिसमें बाहर से लोग लाए गए थे। मैं चूंकि रैली में भी गया था, रैली में भी हमें जो सारे लोकल लोग दिखे, तो आप किस आधार पे ये कह रहे हैं? नहीं, लोकल लोग जरूर थे पर लोकल लोगों को समेट के अपने बसों में लाया जा रहा था। मेरा जो आशा है, जो आपने अभी उनसे पूछा कि बड़ा जन सैलाब था, एक राष्ट्रीय नेता और भारत के लोकतंत्र के गृह मंत्री, एक 4000 भीड़ को आप जन सैलाब कहते हैं? 3-4 हजार की भीड़ को जन सैलाब कहते हैं? पांव रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी। और जितने बसों में लाए गए वो लोग वहां पे पहुंचे थे। ये तो आज का आपने जो सवाल किया मैं जवाब लूंगा। हमारे साथ हैं बीजेपी के ही दूसरे बात का, प्लीज अपना पहले परिचय दीजिए और उसके बाद जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। मेरा नाम मनोज अखमोला है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, प्रभारी हूँ विधानसभा कोटद्वार से, पूरे चुनाव को देख रहा हूँ। देखिए, जैसे मेरे भाई मित्र ने, कांग्रेसी मित्र ने कहा कि कांग्रेस हमारे लोग आए
और जन सैलाब सरकारी जोर से बोलिए। मशीनरी का प्रयोग हुआ और लोग ज़बरदस्ती लाए गए। आज़ादी भारत के उसका कोई देश हम आज़ाद 50 साल के बाद हो गए, 60-70 साल लोगों को हो गए। क्या किसी पे कोई दबाव बना के लोगों को लाया जा सकता है? ये आदरणीय अमित शाह जी की लोकप्रियता है, हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित था। उन सब कार्यकर्ताओं ने सब लोगों के बीच में गए। उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी को सुनने का हर कोई किसी का मन था। और आज ग्रामीणों ने अपना आप काम है, अपना आप ऑटो से लेके आए। बसें तो हमने बहुत कम भेजी, खुद ग्रामीण अपने ऑटो से आए। लगभग 150-200 ऑटो, उन पर जानकारी मिल रही है कि जितने लोग अंदर थे 10 से 12 हज़ार, उससे ज़्यादा लोग बाहर थे। अब उन हमारे कांग्रेसी भाइयों ने कौन से चश्मे से देखा, इसमें मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आम आदमी ये कह रही है कि एक जनसैलाब था कोटद्वार के अंदर। बिल्कुल जनसैलाब था। संख्या को लेकर के बात चल रही कांग्रेस के टेबल पर। एक बार फिर से मैं जाऊंगा और आपसे आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कार्यकारी महानगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। मैं दिन भर आज यहाँ पे हूँ और मुझे एक भी कांग्रेसी दिखा नहीं। मैं आपको भी फ़ोन करके बुलाया गया यहाँ पे, तब मुझे देखिए। मैं दिन भर यहाँ पे घूम रहा था, इनफैक्ट मैं ढूंढ रहा था कि कोई कांग्रेसी मिले जिससे मैं बात करूँ, लेकिन मिला नहीं। क्या बात है? आप लोग क्या आज ही के दिन केवल नहीं थे रैली की वजह से, या वैसे आमतौर पर दिखते नहीं कहीं? बूथों में सारे प्रचार कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता अपने बूथों में प्रचार कर रहे थे, कई दिनों से हैं। अब हमारी यहाँ पे जन सैलाब, यहाँ पे हमारी रैली हुई जिसमें किसी प्रकार का उनको वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया था और वो अपने संसाधनों से यहाँ पर झंडा चौक में बैठक करी है। बीजेपी ने झंडा चौक में इसलिए नहीं करी है कि वो उतनी भीड़ जमा नहीं करा सकते थे, इसलिए वो उन्होंने उस स्थान पे चयन किया जहाँ पे जगह कम हो और आदमी ज़्यादा दिखाई दिए। तो ये निश्चित है कि वो ये डरे हुए हैं। और लोकल मुद्दों पे, जैसे हमारे यहाँ पे अंकिता भंडारी का मामला हुआ हो, उसके बारे में गृह मंत्री ने कुछ शब्द भी नहीं कहा। यहाँ पे मालन पुल टूटा हुआ है, 1 साल होने वाला है और निश्चित रूप से वो आने वाले बरसात में भी बहुत तकलीफदेह होगा स्थानीय जनता के सामने। ये सारे मुद्दे जो हैं इनको छुआ नहीं गया है। बिल्कुल, ये तो लोकल मुद्दे हैं। विधानसभा का नहीं चुनाव हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चयन। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं रोशन गौर जी। रोशन जी, क्या लगता है जिस तरीके की चर्चा चल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्या आपको लगता है कि जो मुद्दे उठने चाहिए वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या जो जनसैलाब की बात कर रही है वो सही है? किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और आपको पूरा ओवरऑल देखने पर क्या लग रहा है? देखिए, जो मैं इतने दिनों से हम लोग चुनाव प्रचार देख रहे हैं और जगह जगह जा भी रहे हैं। अगर आप क्षेत्रीय मुद्दे छोड़ दें, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ के जो शहर के मुद्दे हैं, माल नदी की बात आपने की, अंकिता भंडारी, वो रीजनल मुद्दे हो सकते हैं। गलत कह रहे हैं, ये तो हमारे प्रदेश का बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दे पर जब चुनाव हो रहा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, तो मुझे लगता है कि वो इशू जो क्षेत्रीय इशू है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब उन्हें सुबह ध्यान नहीं हो पाता। और जो यहाँ हमने लोगों से बात की है, जो लोगों को हम यहाँ देख रहे हैं, तो एक चीज़ मुझे कमी खटकी मुझे कि क्या कांग्रेस का झंडा उठाने वाले यहाँ कोई नहीं है? कांग्रेस का झंडा उठाने वाले मैंने पूरे कोटद्वार में और यहाँ तक कि लैंसडाउन तक मैं गया तो कांग्रेस ने मुझे झंडा नहीं देखा। ऐसे ही एक मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है कि ऐसे क्या वजह है कि झंडा, हो सकता है कि अंडर करंट हो सकता है कि लोगों ने माइंड मेकअप कर रखा हो कि मुझे किसको वोट डालना हो, लेकिन कार्यकर्ता क्यों नहीं दिख रहा है? जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सड़कों पर हमने देखे, आज हमने रैली में भी देखे, बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, कांग्रेस के क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये अंडरकरंट है, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस। बिल्कुल, बताइए सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे दिख क्यों नहीं रहे? बिल्कुल, आप लोगों ने जिस ढंग से हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस जो हमारे रोशन जी है उन्होंने कहा, वो अपनी जगह देखिए, राष्ट्रीय स्तर के नेता और एक गृह मंत्री शहर में आ रहे हैं। आपने पूरे 2 दिन से अपने जितनी भी ताकत थी झंडे डंडे की लगाने की, वो आपने लगाई। ये आपका कहना बिल्कुल गलत था। हमारे झंडे, हमारे पोस्टर, हमारे कार्यकर्ता पूरे शहर में। आज हमारे प्रत्याशी जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और जो थल नदी क्षेत्र है, जिनका कि ये एक स्थानीय बाजार भी है, और यहाँ से लगभग हमारे जितने भी कार्यकर्ता और अधिकतर लोग थे
वो सबके सब प्रत्याशी के साथ थे और जितने यहाँ पे कांग्रेसी मौजूद हैं वो सबके सब अपने बूथों में काम कर रहे हैं। अब आप अगर जो ये कहेंगे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बीजेपी के रैली में हमें कहीं झंडा नहीं रैली, मैं ये कह रहा हूँ आप अगर जो आप केवल झंडा चौक और एक दूसरी चौराहे में घूमे, आप पूरे शहर के कोने कोने में जाइए, आपको कार्यकर्ता मिलेंगे, पोस्टर मिलेंगे, डंडे झंडे मिलेंगे, आपको जरूर आपको साथ लेकर के जाएंगे तब बताएंगे। आप बताइएगा जी यहाँ झंडा क्यों नहीं है। एक चीज मैं फिर से दोबारा बीजेपी के टेबल पे आऊंगा और आज बैठ करके थोड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले से। एक चीज बताइए कि ये जो बीजेपी कह रही है 400 पार 370 बीजेपी जाएगी, 400 पार एनडीए जाएगा, मुद्दा क्या रहा है? एक जो मुद्दा जो कह रहे हैं खासतौर पर कि देवभूमि पे जो है डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। देवभूमि में जो है चादर के जरिए, मज़ार के जरिए जो है यहाँ की जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। 20% पॉपुलेशन हो गया। आपको पता मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? ये मुद्दा आज भी अमित शाह जी के आने से पहले भी उठा था। क्या आपको लगता है कि देवभूमि में ये इशू जो है महत्वपूर्ण है, इसे एड्रेस किया जाना चाहिए? ठीक बात है, और हर देवभूमि के व्यक्ति को इसका पक्षधर होना चाहिए। ये देवभूमि है और इस भूमि पे जो गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं वो आने वाले समय में बहुत घातक हैं, ये सबको पता है। लेकिन इस पे अगर किसी ने कुछ किया है तो हमारी उत्तराखंड की सरकार ने किया है। आज जो अवैध मज़ारें बन रही थी, आपको पता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने उन सारी अवैध मज़ारों को हटा दिया है। ये बहुत बड़ा काम यहाँ पर हुआ है और उत्तराखंड देवभूमि का माहौल ख़राब करने का प्रयास अगर किसी ने किया तो ये कांग्रेस ने किया। इस कांग्रेस की शह पर ही ये लोग यहाँ पर बसे हैं और ये होने नहीं देंगे और इसकी एक शुरुआत हो चुकी है। हमें बड़ी खुशी है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने इस टाइप एक नज़ीर पेश की है और आज पूरे देश में धीरे धीरे ये एक समय आएगा कि जब ये जो अवैध मज़ारें इन लोगों ने बनाई हैं और धीरे धीरे आप देखिए ना क्या हाल इस देश का हो रहा है। रोहिंगा ही बस रहे हैं यहाँ पे, तो आप बिल्कुल और मुस्लिम तुष्टीकरण की जब बात हो रही है, मैं एक बार वापस फिर से कांग्रेस के पास जाऊंगा। और दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें मैं आपके साथ इस बार बैठ करके बात करूँगा। एक जो हरीश रावत जी की जब सरकार थी तो उन्होंने उर्दू मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। शुक्रवार के दिन जो है उन्होंने छुट्टी देने की शुरुआत करी थी, नमाज के लिए छुट्टी दे रहे थे, जिसकी वजह से वो सरकार से हटा दिए, रिमूव कर दिए गए जनता के द्वारा और उसके बाद से वापसी कभी कांग्रेस की नहीं हुई। क्या आपको लगता है तुष्टीकरण की राजनीति उत्तराखंड के कांग्रेस पे भारी पड़ रही है? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति और जहाँ तक ये हिंदू और मुस्लिम का जो गेम है ये मुख्य एजेंडा और इसी पे बीजेपी चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी को जो पार्टियां हैं इनको विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे भी हमारे जो विकलांग लोग हैं या आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांगते हैं। वोट मांगे तो विकास के नाम पर मांगे। और हम बताते हैं, हमारे आदरणीय यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, हम उनको एक सवाल मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी केंद्र की सरकार को 10 साल हो गए, 7 साल यहाँ पे आपकी बीजेपी की सरकार को हो गए। आप कोई भी 2 काम बता दीजिए, 2 काम, सिर्फ 2 काम बता दीजिए। यहाँ पे 2 काम सिर्फ बीजेपी के राज में हुए। पूरा खनन हुआ, तमाम पुलें ध्वस्त हुए, तमाम जितने भी लोग, इतनी यहाँ पे 13 तारीख को जो बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ का अभी तक लोगों को आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। तो हम तो इनको चैलेंज, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुन रहे हैं आपकी बात को। बीजेपी, मैं अन्य चीज़ें बोलता हूँ और मैं केंद्रीय मुद्दों पर भी आऊँगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की मांग, मैं पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष हूँ। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। हाँ, आप लोग उर्दू विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे थे, शुक्रवार को छुट्टी देने की बात कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे? देखो ये देश संविधान से चलेगा। तो संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहीं कहाँ लिखा है रविवार की छुट्टी आप शुक्रवार को कर दो क्योंकि उस दिन उन्हें जो है नमाज पढ़ने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कहाँ संविधान में लिखा हुआ है? देखो अभी भी शुक्रवार को 1-2 घंटा तो कोई अपने नमाज पढ़ते हैं लोग। इसके लिए सरकार क्यों इंटरफेयर कर रही है? सरकार क्यों छुट्टी दे रही है? नहीं, सरकार का कोई इंटरफियर इसमें नहीं था। हरीश रावत ने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल करके दिया था। और इन्होंने पिछले चुनाव में ये बोला कि मुझे अपनी बात कीजिए ना, मैं उनसे पूछूंगा उनकी बात। जी हाँ, आप ये बताइए ना, आप ये गलत था, आप कहिए कि ये गलत किया था उन्होंने। नहीं, ये गलत नहीं था। ये जिस तरह से बीजेपी अब मंदिर के नाम पे मस्जिद, तो ये क्या सही है? शुरुआत कांग्रेस ने की ना, बीजेपी को क्यों कह रहे हैं? आपने शुक्रवार को छुट्टी देने की शुरुआत आपने करी। नहीं, तो ये शुरुआत, विश्वविद्यालय बनाने की बात, उर्दू विश्वविद्यालय बनाने की बात आपने करी। अगर नोटिफिकेशन नहीं,
नहीं, एक मिनट, अगर ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने शुरू की, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आपने शुरुआत करी, होने नहीं दिया गया इसको। अगर ये बात भी आप कह रहे हैं तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये आज जो मंदिर का श्रेय ले रहे हैं, मंदिर का ताला भी तो सबसे पहले हमने तोड़ा था भाई, उसका श्रेय हमको दो ना, कांग्रेस को दो उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रहे हैं? इतिहास कोई बदल थोड़ी सकता है, लेकिन उसके बाद रुकवाया जो कोर्ट में जो आपने बोला राम का अस्तित्व ही नहीं है, वो भी तो लोग याद कर रहे हैं। नहीं, राम का देखो, नहीं ताला किसने खुलवाया? नहीं, जब उसके बाद कोर्ट नहीं, उसके बाद कोर्ट में बीजेपी के लोग सुन रहे हैं। आपने जो सवाल किया है वो मैं बीजेपी से पूछूंगा कि दो सवाल इन्होंने पूछे हैं कि 2 काम गिनवाइए। 10 साल होने जा रहे हैं सरकार के, कह रहे हैं कि 2 काम उत्तराखंड के या देश के? उत्तराखंड के 2 काम। आप मेरे कांग्रेसी मित्र हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं 1-2 आपकी चर्चा सुन रहा था। एक तो मंदिर वाला विषय जब आप कह रहे थे, तो ये कह रहे थे हमने दरवाजे खोले, पता नहीं कहाँ के इन्होंने दरवाजे खोले हैं, लेकिन जब इनको निमंत्रण दिया, इनके नेता को निमंत्रण दिया, तो इन्होंने ठुकरा दिया। और क्यों नहीं ठुकराएंगे? ये वही लोग हैं जो राम को मानते ही नहीं थे, ये वही लोग हैं जो बाबर के वंशज हैं। एक्चुअली ये लोग, मैं जोर से बोलिए ना, ठीक है, ये लोग बाबर के वंशज हैं, ये लोग राम को मानते ही नहीं है। ये कैसे जब राम मंदिर बन रहा था, आज 500 वर्षों तक इतना बड़ा संघर्ष करके आज हिंदू समाज की आस्था का जब सवाल आया, तो ये इनके नेताओं ने वो एक लाइन में ठुकरा दिया भाई। बिल्कुल जी। मैं अपने बुजुर्ग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि 2 काम आप बताइए। मैं पहली बात ये रखना चाहता हूँ, मान्यवर, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की बात करती है। मैं एक बात अपने बड़े सम्मानित कांग्रेस के नेता से बोलना चाहता हूँ। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने भारतीय भगवान राम की आस्था पे कहा कि ये काल्पनिक है। इनकी नेता सोनिया जी कहती हैं, इनके नेता कहते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था। यही वो लोग हैं कि जिन्होंने कहा कि हमारे देश की जो सेना, हमारा तो उत्तराखंड एक परिवार में एक न कहीं ना कहीं शहीद होता है। ये वो शहीद भूमि है, ये उन वीरों की भूमि है कि जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, और सर्जिकल स्ट्राइक की कांग्रेस के लोगों ने उसके सबूत मांगे। और उन ठगबंदों, गठबंधन नहीं, मैं कहूँगा ठगबंदों के साथ मिलकर, केजरीवाल जैसे अन्य लोगों के साथ मिलकर कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं है। अरे एक देश का सेना का व्यक्ति जो अपने शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा दिखा रहा हो, जो सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की माँ भारती के लिए निछावर करने को बैठा हो, उस व्यक्ति से कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक के आप सबूत दीजिए। क्या एक AK-47 लेके आतंकवादी के सामने कोई कैमरा लेके खड़ा होगा? मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि उसके जो हमारे यहाँ के थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत जी थे, उसके कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो गली का गुंडा है। ये हमें क्या कहते हैं, राष्ट्रभक्त की और राष्ट्रवाद की बात समझाने का प्रयास करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले अपने गिरेवान में झांकिए, फिर भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, बिपिन रावत जी को गली का गुंडा जो बताया, उस पर लेकर काफ़ी आक्रोश था। आज रैली में भी ये बातें आई थी। बीजेपी जो है उसने सबसे ज्यादा अपमान बिपिन रावत जी का किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो तीनों सेना के अध्यक्षों के भी जो CDS का जो पद इन्होंने बनाया था, उनको सर्वोपरि किया था, आज उनकी जो शहादत हुई थी उसकी जांच का क्या हुआ? उनकी जांच नहीं, देखिए, मेरा आपका सवाल है, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। इन्होंने नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, बिपिन रावत जी का इन लोगों ने क्या सम्मान किया है? बिपिन रावत जी के परिवार का क्या सम्मान किया है? इन्होंने बिपिन रावत जी का अपमान किया है। आज पूरे उत्तराखंड की जनता ये पूछना चाह रही है कि बिपिन रावत जी की शहादत हुई, उसकी जांच रिपोर्ट कहाँ है? उस जांच रिपोर्ट को ये खा गए अग्निवीर इनके द्वारा। वो आज ये सैनिकों की बात करते हैं, सैनिकों का अपमान करने का काम इन्होंने किया। अग्निवीर, एक मिनट, अग्निवीर नहीं, आपने अपने कहा बिपिन रावत गली का गुंडा आपके नेताओं ने बताया था, आप उसके बारे में आप स्टेटमेंट है। आप वो एक मिनट, वो आप स्टेटमेंट हमें दिखा दीजिए। ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहा था? हमने ये कहा था कि यदि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो उसके नुकसान की हमें ये बताइए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ किया? आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक किया, कोई सबूत नहीं मांगे गए। हमने ये कहा कि आपने पाकिस्तान नहीं, आपने सर्जिकल नहीं, सबूत नहीं, मैं कह रहा हूँ सर्जिकल। आप मेरी बात को सुनिए, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है, आप उसका स्थान भी तो बताएंगे, या आप न्यूज में फ्लैश कर देंगे? आप बताएंगे ना। तो क्या सेना की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया था उसका आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, कोई विरोध नहीं है।
सर्जिकल स्ट्राइक इंदिरा गांधी के टाइम भी हुई है, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह जी के टाइम भी हुए। ये एक सेना का सीक्रेट मिशन होता है, ठीक है। कभी भी किसी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक का कोई श्रेय नहीं लिया। ये एक सेना का या यूं कहें- सतत प्रोग्राम है। इसको ये भी तो कह सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया, तो विपक्ष जो है कोई सबूत नहीं मांगा। हमने विपक्ष को ये नहीं बताया कि हमने ये कर दिया। हमने अपनी सेना को महफूज करते हुए और अपनी सीमाओं को महफूज रखने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो एक सतत प्रक्रिया है सेना की, हमने उसका श्रेय और आडंबर नहीं किया। आपने पुलवामा के नाम से भी वोट मांगा, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से भी वोट मांगा, और सरकार जो कार्य करेगी उसका गुणगान तो करेगी ना चुनाव में। नहीं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है, ठीक है, ठीक है, देखिए, ठीक है, आप ठीक है, मेरा वर्जन, हाँ, आप मेरा वर्जन सैनिक का सुनिए। मैं ये कहता हूँ, आज इनके सारे राष्ट्रीय लीडर आए हैं। आप ये प्रदेश सैनिकों पे डिपेंड है और प्रत्येक घर से 1 या 2 लोग सेना में रहते हैं। आज आपने इस उत्तराखंड को सैनिक विहीन करने का एक षड्यंत्र जो रचाया है, उसमें आप चौथे साल में पहुंच गए। आप ये देखिए, किसी के घर से अग्निवीर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? आप बोलिए। ठीक है, अग्निवीर पे तो आप लोग पूछिए ना सवाल जी। रोशन जी, क्या लगता है जो इशू उठाया जा रहा है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल किया जा रहा है, बिपिन देखिए रावत पे वो किया जा तो वो तो मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक और बिपिन रावत जी पर तो सवाल नहीं पूछना जाना चाहिए। लेकिन ये जो अभी हमारे साथी ने सवाल उठाया कि अग्निवीर का, ये अग्निवीर का उत्तराखंड में सवाल उठ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो मुख्य विपक्षी दल है, ये कांग्रेस ने इशू क्यों नहीं बनाया है? इशू बनाया है हमने। मुझे दिन नहीं देखा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं, सुनिए, नहीं, मैं आधा उत्तराखंड घूम गया। ये उत्तराखंड से ही है, आधा उत्तराखंड से मैं घूमा हूँ और मैंने पूछा लोगों से कि ये अग्निवीर का इशू है, और बच्चे पूछ रहे हैं ये कांग्रेसी कहाँ है? हमारे ठीक है, चलिए मैं बीजेपी से एक बार पूछता हूँ। अग्निवीर के इशू के बारे में बता रहे हैं, जरा सब कुछ बताएंगे अग्निवीर के बारे में। हाँ, एक मिनट, हाँ। सरकार के द्वारा एक अग्निवीर की योजना जारी की गई थी, जिसमें एक 4 साल के लिए हमारे जो सैनिक थे उनको प्रशिक्षित बनाने का एक कार्य किया गया था। 4 साल के बाद वो उस योजना से बाहर आते हैं। कुछ का रिजर्वेशन है कि इतने लोग अन्य रिजर्वेशन फोर्सों में वो सबमिट हो सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज अगर आप डिफेंस बजट को देखेंगे तो डिफेंस बजट का कितने प्रतिशत हिस्सा सैलरी पे करने में जाता है और आपकी जो पेंशन होती है उनको पे करने में जाता है। आज के समय में बड़ी सेना रखने से कोई फायदा नहीं होता, सेना के आधुनिकीकरण पे फोकस होना चाहिए, उस पे फायदा होता है। किसी भी चीज का कांग्रेस का चरित्र है, कोई भी 10 साल में 2014 से पहले जब सरकार नहीं बनी थी तब से पहले ये मोदी 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 विरोध कर रहे हैं, आज 10 साल बाद भी मोदी 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 विरोध कर रहे हैं। कोई भी योजना आती है उसका विरोध कर देते हैं। आप कह रहे थे एक योजना बताइए, आयुष्मान भारत। मैं समझता हूं आपके परिवार में भी किसी का आयुष्मान कार्ड बना होगा और उसने भविष्य में, आज नहीं तो भविष्य में उसका लाभ लेगा। बिल्कुल। अच्छा, अग्निवीर योजना क्या है जरा बताइए। अच्छा, नेगेटिव है कि आपके हिसाब से बताइए जरा। अग्निवीर योजना तो कुछ नहीं, ये तो इससे तो सारा कैसे कुछ मैं बताऊंगा ना। हाँ, क्या हाँ, बताइए, क्या अग्निवीर को क्या समझते हैं आप, क्या है? अग्निवीर सेना के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। आपने विपक्ष की तरह बात कर दिया। एग्जैक्टली अग्निवीर योजना है क्या? अगर किसी भी चीज की आलोचना करते हैं तो पहले योजना को बताना पड़ता है। योजना क्या है? योजना तो बताइए जरा, योजना क्या है? योजना ये है कि फौज में जो है 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। हाँ। और मैं एक और सवाल पहले पूछ देता हूं आपसे, जब मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। ठीक है। आलोचना करना बड़ा आसान है, चीजों को समझ करके आलोचना करना बड़ा मुश्किल है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्या है योजना, या अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना है जो उनकी योजना है कि भाई 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, 4 साल बाद उसको घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं। क्या है बताओ? वेरी गुड। नहीं बताओ ना, मोबाइल है। हाँ बताओ क्या अग्निवीर योजना क्या है? क्या है? 4 साल के बाद 27 लाख रुपया जो है उसे एक मुश्त दिया जाएगा। उसमें से 25% लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा सेना में, और जो लोग आएंगे उनको 27 लाख रुपया दिया जाएगा और उसे नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार बना। नहीं तो ये क्यों नहीं बोलते आप? ये बोलते हैं। आपको ये भी पता है कि उसकी पे से काटा जाएगा? सब चीज पता है सर, आप लोग केवल उसकी सेलेक्टिव, आप लोग उसकी सैलरी से काटा जाएगा। वो
तो आप बताइए ना पूरी, मैं तो आपसे हाँ, मैं वही- पूरा हाँ, मैंने उसी- आपको उसी- मैंने आपको आप बताइए नहीं, अगर उनको भी नहीं पता है, अगर उनको भी नहीं पता है तो आपको मैं आप बताओ ना क्या है अग्निवीर योजना, क्या है बताओ। अग्निवीर नहीं मैं बताऊं। अग्निवीर सुनो एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, योजना बताओ, मैं बता रहा योजना हूँ। बताओ। अग्निवीर योजना ये है हाँ। कि आपके द्वारा पहले तो आपने इसमें 70% कटौती कर दी। आपके जितने भी एक साल के अंदर बीआरओ में और सेंटरों में भर्ती होती थी उसकी 30% भर्ती होगी अग्निवीर, नंबर 1। नंबर 2, आप एक अरे सर क्रॉस क्यों कर रहे हैं आप उनके साथ? नहीं सुनिए ना, नहीं आप इसका मतलब सुनना नहीं सब चीज चाहते, नेट मेरी पे बात होगा। सुने। अरे नेट छोड़िए, मैं सेना की पृष्ठभूमि से हूँ। आप जब उनको ट्रेनिंग देंगे और 4 साल के बाद आप उसमें से 25% को रेगुलाइज करेंगे और 75 को आप एक पैकेज देंगे 27 लाख का। आप उनको एक सर्टिफिकेट ये देंगे। आपके कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि हम इनको अपने कार्यालय में गार्ड लगाएंगे। आप ये बताइए, एक सेना का आदमी, मेरे घर में अगर तो कोई सेना में भर्ती हुआ 4 साल बाद वो आएगा, क्या आप वो किसी मॉल में किसी सरकारी उस तंत्र में आपको वो गार्ड की नौकरी के अलावा तो दूसरी नौकरी उसको दी नहीं जाएगी ना? यही रिजर्वेशन है। आप बताइए क्या रिजर्वेशन है? और 27 लाख देने के बाद उसका आपने जो पे काटी थी, जो उसने आपने कैलकुलेट किया, वही मिलेगी। कैंटीन नहीं मिलेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। अगर जो शहीद होता है, सुनिए, उसको शहीद का दर्जा, मैं शहीद परिवार से हूँ, आप जिलाध्यक्ष शहीद परिवार से हैं। एक शहीद का दर्जा जो होता है, उनको पता है, मेरे को पता है, एक शहीद का दर्जा जब किसी सैनिक को मिलता है उसको आजीवन उसी रेजिमेंट के लोग पूछते हैं, उसी रेजिमेंट से उसको बेनिफिट मिलते हैं, उसके परिवार को बेनिफिट मिलते हैं। आपका सुने, एक मिनट रुक जाइए। अग्निवीर अगर जो शहीद होगा तो आप उसको शहीद का दर्जा वो नहीं देंगे जो आज की डेट पे उसको मिलता है। ये बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल सही है। तो आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है इसके अलावा। राजनाथ सिंह, ये सारे एड्रेस राजनाथ सिंह ने इस एड्रेस किया है। ये राजनाथ सिंह ने नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ उनके पास आ रहा हूँ। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ सिर्फ कि 4 साल बाद 25% वहाँ रहेंगे जो परमानेंट होंगे और 75% घर आएंगे, उसका क्या मानक है? और राजनाथ सिंह जी ने बताया उस मानक को, हमें ये बता दें कि क्या मानक है। पहले से पब्लिक डोमेन में आप जाइए, पढ़िए क्या है, वो सर नया चीज थोड़ी है। शहीद वाले मुद्दे पे उन्होंने कहा है कि एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें एक जवाब ले लीजिए, जवाब ले छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। आप सही कहा। देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ को कह चुका हूँ कि हमारे नहीं हम मैं पहले भी इस चीज़ को कह चुका हूँ। हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ठीक है, अगर किसी योजना में कोई 19-20 का फर्क आता है तो उस पर संशोधन की गुंजाइश होती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, आपने कहा कि वो 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में भर्ती होता है, 4 साल बाद उससे सर्विस करता है, 22 साल की उम्र में वो रिटायर होता है, फिर क्या? आपने कहा ना। हाँ, बिल्कुल कहा। ये अभी भी उसी सोच पे हैं कि पुराना व्यक्ति 18, 16, 17 साल की जो सेना की सर्विस होती है, उसके बाद वो 35-36 साल का हो जाता है। उसके बाद क्या? ना वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाता है, ना वो किसी चीज़ की तैयारी कर पाता है। 22 साल में जब वो व्यक्ति रिटायर होकर आएगा, जिस पैकेज के साथ आएगा वो भारत के अर्थतंत्र के साथ जुड़ेगा। अगर उसको कोई स्टार्टअप करना होगा वो करेगा, अगर उसको कभी आगे की कोई तैयारी करनी होगी वो करेगा। और रही बात शहीद की, अगर कोई अग्निवीर ड्यूरिंग ड्यूटी, अगर कोई अग्निवीर ड्यूरिंग, भाई साहब आप मेरी बात सुन लीजिए, अग्निवीर अगर ड्यूरिंग ड्यूटी शहीद होता है तो 48 लाख रुपए का उसका कंपनसेशन का प्रावधान हमारी सरकार ने करा हुआ है। आप सर्च मारिए, आप गूगल में जाइए, आप ऐसी बातें मत करिए। अनर्गल पर आप कर रहे हैं आप लोग। आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को समझिए। और वो उसके भारत के अर्थतंत्र में जुड़ेगा। और रही बात किसी भी चीज की, 22 साल के बाद उसके पास एक उम्र पड़ी हुई है भाई साहब, उसके पास एक उम्र पड़ी हुई है। प्रगतिशील सोच का द्योतक होना चाहिए। आप केवल एक पुरानी ख्यालात की सोच पे है कि वो क्या करेगा, रिटायर हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे 22 साल की उम्र के बाद उसके बाद पूरी उम्र पड़ी हुई है, आगे कर। जी बोलिए। मैं अपने थोड़ा आगे आकर के बोलिए। मैं अपने कांग्रेस के विद्वान एक्स आर्मी मैन से अनुरोध कह रहा हूँ, मैं अनुरोध के रूप में कह रहा हूँ आपसे
मान्यवर अग्निवीर में आप लटके जो उसके अंदर कौशलता होगी, उसके अंदर स्किल के हिसाब से उसको रखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात वो सामान्य भर्तियों में तो होंगी, उस पर तो कोई ऐसी रोक नहीं है। दूसरी बात मैं एक चीज़ और अपने काबिल मित्र से बोलना चाहता हूँ। मैं भी एक सैनिक परिवार को, मेरे फादर सूबेदार थे एमए में इंजीनियरिंग कोर्स से। मेरी माता जी को तब पेंशन 8,000 मिलती है, उन्हें 20,000 मिल रही है। वन रैंक वन पेंशन किसने करी? मैं अपने काबिल मित्र से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने वन रैंक साहब कितने सालों से था? हमारे सैनिक वीके सिंह जी के और जो थल सेना अध्यक्ष थे, सब लोगों ने कितनी बार कहा कि वन रैंक वन पेंशन होनी चाहिए, कितनी बार प्रधानमंत्री जी के पास गए, लेकिन आपके कानों में जू नहीं लगी। वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन करी। अगर मेरी बात झूठी है तो आप सामने बोलिए। वन रैंक वन पेंशन का काम करने का काम किसने किया? मैं एक बात को इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर कोई हमारी कांग्रेस की पार्टी का और अगर अच्छा काम किया, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। दोनों ही पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आपस में उलझे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है ये जो प्रोग्राम है वो शायद अभी यहाँ पे खत्म ना हो। ये जो प्रोग्राम है, ये जो डिस्कशन चला है, ये लगता है अभी और भी आगे चलेगा। चुनाव का वक्त है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने जोर पे है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दे को सही बताने पर तुली है। अब फैसला जनता को करना है। 19 तारीख को पहले फेज का चुनाव होना है और 19 तारीख को यह फैसला होगा कि जनता किसके पक्ष में वोट डालती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।